हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। जय हिंद। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 7 विज्ञान और अध्याय इसमें 2 रहेगा। तो इस अध्याय के हम बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, पाचन तंत्र के किस भाग में वसा का पूर्ण रूपेण पाचन होता है? यानी वसा का पाचन हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में पूरी तरह से हो जाता है? तो होता है क्षुद्रांत्र। क्षुद्रांत्र का मतलब छोटी आंत में। तो छोटी आंत में वसा का पाचन पूरी तरह से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी आंत में उंगलियों के समान उभरी हुई हजारों संरचनाओं को हम कहते हैं बच्चों दीर्घरोम। क्या कहते हैं? दीर्घरोम। तो कई बार प्रश्न आ जाता है दीर्घरोम किसे कहते हैं? तो आपने ऐसे लिखना है कि छोटी आंत में जो उंगलियों जैसी संरचनाएं होती हैं उन्हें दीर्घरोम कहते हैं। फिर है, जल का अवशोषण किस अंग के द्वारा होता है? तो जल का अवशोषण वृहदांत्र के द्वारा होता है, बड़ी आंत के द्वारा होता है। फिर उसके बाद है, आकृति एवं कार्य के अनुसार मनुष्य के मुख में दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 4 प्रकार के होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 तरह के होते हैं। फिर उसके बाद है, निम्न में कौन सा भोजन का घटक है? तो कार्बोहाइड्रेट्स भी है, प्रोटीन भी है, वसा भी। तो ये सभी आ जाएगा आंसर में। ठीक है। फिर है, भोजन के जटिल घटकों का सरल पदार्थों में विघटन क्या कहलाता है? तो ये पाचन कहलाता है। फिर है, निम्न में से कौन पाचक रस का स्त्रावण करता है? दो जो पाचक रस हमारे शरीर में निकलते हैं, लाला ग्रंथि भी निकालती है जो मुंह में होती हैं, यकृत भी होता है, अग्नाशय भी। तो ये सभी आ जाएंगे। ठीक है, ये तीनों ही पाचक रस निकालते हैं। फिर है, मुख में भोजन को ले जाना कहलाता है। तो मुख में जब हम भोजन को रखते हैं, ले जाते हैं, तो उसे अंतःग्रहण कहते हैं। ठीक है। फिर है, दंत क्षय का मुख्य कारक। तो दंत क्षय, दांत किस वजह से टूटते हैं? चॉकलेट से भी, मिठाइयों से भी और ठंडे पेय पदार्थों से भी। तो ये सभी आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? ये सभी आ जाएंगे इसमें। फिर है, मुख में से भोजन आमाशय में खाली स्थान के द्वारा पहुंचता है। तो जब हम मुंह में भोजन रखते हैं तो वो भोजन आमाशय में ग्रसिका द्वारा पहुंचता है। किसके द्वारा? ग्रसिका द्वारा या आहार नाल के द्वारा। फिर है, पीत रस संग्रहित रहता है। तो पीत रस जो होता है हमारा आमाशय में होता है, पित्ताशय भी बोलते हैं उसे। ठीक है। फिर उसके बाद है, बिंजेस ने गलती से कड़वा खीरा खा लिया, लेकिन उसे इसका अनुभव कुछ देर के बाद पता चला। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जीभ पर कड़वे स्वाद का अनुभव का क्षेत्र पीछे की ओर होता है। यानी जीभ जो है पीछे, जो जीभ का जो हिस्सा होता है वहाँ पे हमें कड़वाहट का एहसास होता है। जो कड़वी चीज़ें हम खा लेते हैं तो उसके बारे में जो जीभ का पीछे की ओर का हिस्सा होता है वो हमें बताता है। फिर है, आज मैंने सड़क पर एक मरे हुए कुत्ते को देखा जिसको किसी वाहन ने कुचल दिया। उसका पेट फटकर काफी लंबी कुंडलित नली जैसी कोई अंग बाहर निकला हुआ था। तो यह अंग क्या हो सकता है? तो यह अंग जो होता है, छोटी आंत होती है जो काफी लंबी होती है, काफी लंबी पाइप के जैसी होती है वो। फिर है आगे, निम्न दिए गए विकल्पों में कौन सा पाचन क्रिया के सही क्रम में दिखा रहा है? तो पाचन का जो सही क्रम है वो है आपके पास, ये आपका आंसर है। अंतःग्रहण होता है, फिर पाचन होता है, फिर अवशोषण होता है, फिर स्वांगीकरण होता है और उसके बाद निष्कासन होता है। यानी अंतःग्रहण में हम भोजन को मुंह में डालते हैं और पाचन में हम भोजन को पचाते हैं अंदर ले जाके, फिर उसका अवशोषण करते हैं। अवशोषण का मतलब जो भोजन से जो पोषक तत्व हैं वो अवशोषित कर लिए जाते हैं। फिर उसका स्वांगीकरण, स्वांगीकरण का मतलब वो सभी अंगों तक जाते हैं पोषक तत्व। और निष्कासन, जो कचरा हमारे शरीर में बच जाता है उसको शरीर से हम बाहर निकालते हैं निष्कासन के द्वारा, उत्सर्जन तंत्र के द्वारा हम उसको बाहर निकालते हैं। फिर है, दौड़ते समय हमारे शरीर की कोशिकाओं को ज़्यादा काम करना पड़ता है, इसके लिए उन्हें अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए। इस अतिरिक्त ऊर्जा की पूर्ति को शरीर कैसे पूरा करता है? यानी जब हम दौड़ते हैं तो हमें
तेजी से हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो तेजी से सांस लेके ही हम इस ऊर्जा को पूरा करते हैं, तो तेजी से सांस लेकर। फिर है दस्त लगने से शरीर में जल और लवण की कमी हो जाती है, और शरीर में यह कमी पूरा करने के लिए कौन सा घोल पिलाया जाता है? तो ये होता है नमक और चीनी का घोल। नमक और चीनी का घोल पिलाया जाता है, या इसे ओ आर एस घोल भी कहते हैं। फिर है कभी कभी जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता पड़ती है, तो संक्रमण डैश के कारण होता है। तो ये होता है जब विषाक्त खाद्य पदार्थ हो जाता है या अपच हो जाता है, तो दोनों के कारण ये हमारा पेट खराब हो जाता है, जिससे हमें बार बार पतले दस्त लगते हैं, ठीक है। या तो खाद्य पदार्थ जो खाया हमने, भोजन जो है विषैला खाया, या अभी हमें पचा नहीं। फिर है पदार्थों का स्थानांतरण अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है। इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? स्वांगीकरण कहते हैं। जब पोषक तत्व रुधिर के द्वारा शरीर के सभी अंगों में जाते हैं, तो उसे हम स्वांगीकरण कहते हैं। फिर उसके बाद है निम्न कथनों में से अमीबा के संबंध में कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है? इसमें से है पाचन तंत्र उपस्थित होता है। अमीबा में पाचन तंत्र नहीं होता, वो शरीर के किसी भी भाग से भोजन को अंदर ग्रहण करता है और कहीं से भी बाहर निकाल सकता है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता, तो इस भोजन को डैश द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, तो वो वमन हो जाती है। वमन का मतलब उल्टी लग जाती है। तो आमाशय उस भोजन को स्वीकार नहीं करता, तो वो उल्टी के द्वारा शरीर से बाहर आ जाता है। फिर है ग्रसनी में वायु और भोजन मार्ग एक ही होते हैं, फिर भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से कौन रोकता है? तो ये वाल्व होता है हमारे शरीर के अंदर लगा हुआ। तो जब भी हम कोई चीज़ निगलते हैं, तो श्वास नली के ऊपर वो वाल्व लग जाता है, बंद कर देता है श्वास नली को, और ग्रसनी की नलिका खुल जाती है, जिससे हमारा भोजन जो है वो आमाशय में चला जाता है। फिर उसके बाद है खाना जल्दी जल्दी खाने पर या खाना खाते समय बात करने पर हिचकी क्यों आती है? तो हिचकी इसलिए आती है कि खाद्य कण जो होते हैं वो कई बार श्वास नली में चले जाते हैं, जिससे हमें खाना खाने पर हिचकी लग जाती है, या कई बार खांसी उठ जाती है, हमें खांसने लग जाते हैं हम, जिससे वो खाना जो है श्वास नली से बाहर निकल जाए। फिर है गेहूं अथवा चावल जैसे खाद्य पदार्थों में जटिल कार्बोहाइड्रेट स्टार्च प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इनमें स्टार्च की उपस्थिति के परीक्षण के लिए कौन सा विलयन प्रयोग किया जाता है? तो हम आयोडीन के विलयन के द्वारा आयोडीन से हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी खाद्य पदार्थ में स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट्स है या नहीं, तो आयोडीन के द्वारा। फिर है घास में क्या पाया जाता है? घास में जो होता है सेलुलोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेलुलोज। तो निम्न में से किस जंतु में सेलुलोज का पाचन होता है? तो जिसमें भी गाय हैं, जैसे भैंस है, सांड है, तो जो भी जुगाली करते हैं ना, तो वो सभी सेलुलोज का पाचन कर लेते हैं। फिर है अमीबा को गति देने वाला भाग पादाब कहलाता है। पादाब के द्वारा ही अमीबा गति करता है। फिर है अमीबा में भोजन का पाचन होता है। तो अमीबा में पाचन होता है भोजन का खाद्य धानी में। कहाँ पर होता है? खाद्य धानी में। फिर आगे क्वेश्चन है भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो भोजन का पूर्ण पाचन होता है क्षुद्रांत्र यानी छोटी आंत में होता है बच्चों। कहाँ होता है? छोटी आंत में। फिर है क्षुद्र आंत्र की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। तो दीर्घरोम का क्या कार्य है? ये भोजन का अवशोषण करते हैं। क्या करते हैं? भोजन का अवशोषण करते हैं। फिर है अमीबा में बिना पचा भोजन शरीर से बाहर किस के द्वारा निकाला जाता है? तो ये खाद्य धानी के द्वारा ही बाहर निकाला जाता है, और यहीं से ये भोजन शरीर के अंदर ले जाता है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। तो अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जठर रस का स्राव होता है, जो भोजन को पचाने में कार्य करता है। फिर है नेहा खाने में नमक कम खाती है और धीरे धीरे उनका मानसिक मानसिक स्वास्थ्य कमजोर हो जाता है, और उसकी गर्दन की भी फूल जाती है। तो निम्न में से किस खनिज की कमी हो गई होगी? तो वो आयोडीन की कमी होगी, उसको घेंघा रोग हो गया, ठीक है। अगर वो नमक आयोडीन युक्त नमक खाएगी, तो उससे ये रोग ठीक हो जाएगा।
फिर है हमारे घरों में पशु घास आदि खाते हैं, तो घास में कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स अधिक मात्रा में पाया जाता है जिसे पशु पचा लेते हैं लेकिन हम नहीं पचा सकते? तो वो होता है बच्चों सेलुलोस। तो सेलुलोस होता है घास में जिसे हम नहीं पचा सकते, लेकिन जुगाली करने वाले जंतु पचा लेते हैं। फिर उसके बाद है आपके पास गीता की अध्यापिका ने उसे बताया कि एक कटोरी वसा युक्त भोजन एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा देता है। इसलिए उसने तली हुई चीज़ें जैसे समोसा, पूरी, मलाई आदि खूब खाई, लेकिन धीरे धीरे उसका सेहत खराब हो गई। तो बताइए उसे किस प्रकार का भोजन लेना चाहिए ताकि वो बीमार ना हो? तो उसे संतुलित आहार लेना चाहिए, यानी ना ही उसे अधिक वसा लेना चाहिए, ना ही अधिक कार्बोहाइड्रेट्स। तो संतुलित होना चाहिए, सभी पोषक तत्व उस भोजन में होने चाहिए। फिर है आगे क्वेश्चन, मनुष्य के अमाशय में पाचन संबंधी 3 मुख्य क्रियाएं होती हैं। तो कौन कौन सी होती हैं वो? ये तीनों कार्य जैसे आंतरिक अस्तर की सुरक्षा, भोजन के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना और प्रोटीन का पाचन। तो इन तीनों कार्यों में भोजन के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने के कार्य कौन करता है? तो वो करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं जो वो उनको ख़त्म कर देते हैं जीव जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं भोजन के साथ। फिर है रूमिनेंट में एक थैलीनुमा संरचना होती है। रूमिनेंट वो होते हैं जो जुगाली करते हैं, जो जंतु। तो इसे अंधनाल कहते हैं, जो मनुष्य में नहीं होती। तो इस संरचना के कारण निम्न में से कौन सा कार्य है जो रोमंथी कर पाते हैं लेकिन मनुष्य नहीं कर पाते? तो जो रोमंथी होते हैं, जुगाली करने वाले जंतु होते हैं, तो ये पहले भी बताया, वो सेलुलोस का पाचन कर सकते हैं लेकिन मनुष्य नहीं कर सकते। तो दस्त लगने की वजह से हमारे शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है? तो वो हो जाती है जल और लवण की कमी हो जाती है। फिर है इस फल को पहचानें और इसमें पाए जाने वाले विटामिन का नाम बताएं। ठीक है, तो इसमें विटामिन सी हमें मिलेगा और विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी रोग हो सकता है। ठीक है, जो खट्टी चीज़ें होती हैं उनसे हमें विटामिन सी मिलता है जिससे स्कर्वी रोग हो सकता है यदि इनकी कमी हो जाए। फिर है अमाशय से गुजरने से ठीक बाद भोजन इनमें से कौन से अंग से गुजरता है? तो अमाशय के बाद क्षुद्र आंत यानी छोटी आंत से गुजरता है, फिर उसके बाद बड़ी आंत में जाता है। फिर है निम्न में से उन वस्तुओं की सूची दी गई है जो राम ने अपने रात के खाने के लिए चुनी थी, जैसे बीन्स और पालक की सब्जी, गाजर और चुकंदर जैसे कच्चे फल और सब्जियों का सलाद, दही, अंकुरित मूंग की दाल। तो निम्न दिए गए खाद्य पदार्थों में से राम को अपने खाने को संतुलित करने के लिए क्या और जोड़ना चाहिए? तो उसे जैसे चपाती यानी रोटी भी लेनी चाहिए। ठीक है, तो रात को छाछ वगैरह तो नहीं पीनी चाहिए, लस्सी हमें नहीं पीनी चाहिए रात को। फिर उसके बाद है आपको ये सूची दी गई है पौधों से प्राप्त भोजन और जिन वस्तुओं को खाया जा सके। ठीक है, तो इनमें से कौन किसे दोनों सूचियों में डाला जा सकता है? तो इसमें है जैसे आपके पास, तो दोनों सूचियों में हम नमक भी डाल सकते हैं, दूध भी डाल सकते हैं। ठीक है, नमक और दूध दोनों और पटसन काली मिर्च, तो इनमें से काली मिर्च डाल सकते हैं दोनों में हम। ठीक है, किस किस को डाल सकते हैं? काली मिर्च को डाल सकते हैं। फिर है एक मिठाई में चीनी, स्टार्च, प्रोटीन और वसा है, इनमें से किस चीज़ को पचाने में पाचन तंत्र को सबसे ज़्यादा समय लगेगा? तो वसा को पचाने में हमारे पाचन तंत्र को सबसे, तो नीचे दिए गए चित्र में मानव शरीर के पाचन तंत्र का एक हिस्सा दिखाया गया है, तो उस अंग को पहचाने जहाँ पचा हुआ अधिकांश भोजन अवशोषित होता है। तो इसमें जो हमारे पास बड़ी आंत है, बृहदांत्र, यानी पचा हुआ भोजन हमें छोटी आंत में अवशोषित हो जाता है और जो बचा हुआ भोजन होता है वो बड़ी आंत में जाके इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ पे ये पूछा है इसने कि अधिकांश भोजन अवशोषित होता है, तो अवशोषित हमारा जो है छोटी आंत में होता है। छोटी आंत जो है ये सी द्वारा दर्शाई गई है।
तो ये सी आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो सी इसमें से आ जाएगा। जहाँ पर हमारा ए है वो होता है हमारे पास, ए जो है अमाशय है, बी अग्नाशय है, सी जो है छोटी आंत है, और डी जो होती है वो बड़ी आंत है। ठीक है, बड़ी आंत के द्वारा शरीर से जो है बाहर निकल जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद है आपके पास मंजू दाल और चावल पका रही है। तो वह उनको 3 बार धोती है, उसे चावल और दाल बार बार क्यों नहीं धोने चाहिए? क्योंकि ज़्यादा बार अगर हम धोते हैं उनको तो उससे जो है बहुत अधिक नुकसान हो जाता है, और जो खनिज है और विटामिन है वो शरीर इससे निकल जाते हैं भोजन से। इसलिए हमें उनको नहीं धोना चाहिए अधिक बार। ठीक है बच्चों, तो यदि आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।